गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है एल्डरली पॉपुलेशन। तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक रिप्लाई में बताया है कि वो एल्डरली पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन जो 1999 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा, उसी के बेसिस पे जो है हमारी आगे की जो है पॉलिसी पूरी जो है एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर जो है हमारी पॉलिसीज़ वो गाइड कर रही है, यही पॉलिसी हमारी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एक तरह से 14 प्रिंसिपल एरियाज़ डिसाइड किए गए थे कि कौन कौन से जो है एरियाज़ में हमको एल्डरली पॉपुलेशन को एक तरह से हेल्प करना है, कैसे हमको इंटरफेयर करना है, ठीक है, इंटरवेंशन करना है। फिर उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था हमारा वो है हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन। तो हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या प्रोग्राम्स लेके आ रही है उसके बारे में जो है हमारे मिनिस्टर ने बात की है। ठीक है, तो एक उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो अभी रिसेंटली भी अभी हमने कवर किया था, अपने प्रीलिम्स बूस्टर में भी कवर किया था, कि जो था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फुल स्केल नेशनल सर्वे किया गया जिससे हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कि पॉपुलेशन जो हमारी एज हो रही है उनके हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल जो उनकी लाइफ है वो कैसी है। ठीक है, तो ये पूरा सर्वे किया गया, ये आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमने कवर किया था, मोस्ट प्रोबेबली 7th ऑफ जनवरी के आसपास का टाइम के आसपास का कवर किया था हमने। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सर्वे था क्या, इसमें हमने वर्ल्ड का सबसे पहला और जो है सर्वे किया इंडिया ने इतने इस लेवल पर, और हमने एक डेटाबेस बनाया कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनको, उनके लिए हमको कैसे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए। और ये हम कैसे पता लगा पा रहे हैं, हमने एक स्टडी करी है। ठीक है, पूरी एक तरह से हमने जो अपनी एल्डरली पॉपुलेशन है उनके ऊपर स्टडी किया है कि उनकी हेल्थ की क्या क्या नीड्स हैं, क्या उनको कौन कौन से डिसीज़ेज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी है। तो हमने सारा ये सर्वे में एक तरह से डेटा इकट्ठा किया, जैसे कि 2011 के सेंसस के मुताबिक 60+ पॉपुलेशन जो है वो 8.6% थी इंडिया में। ठीक है, तो अब ये पता लग रहा है हमको कि हर साल वो 3% बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2050 तक 319 मिलियन जो पीपल हैं वो एज्ड हो चुके होंगे इंडिया में। ठीक है, तो अब जब हमें दिख रहा है ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमने सर्वे जो किया है इसमें हमारे जो रिजल्ट मिल रहा है इसी के बेसिस पे हम आगे पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इन इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, तो ये हमारे मिनिस्टर कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है खासकर हेल्थ के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बोला है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली जो है वो 2010 और 11 में जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसको जो ये जो प्रोग्राम हमारा है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ एंड केयर ऑफ एल्डरली, ये हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हैं, हमने नेशनल कमिटमेंट्स की हुई हैं, उसको उसी के हिसाब से हमने ये जो है ये पूरा स्कीम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कीम के, इस पॉलिसी के बेसिकली, कि डेडिकेटेड जो केयर सर्विसेज हैं वो एजिंग पॉपुलेशन को मिल सके। एजिंग काल के लिए हम एक पूरा न्यू आर्किटेक्चर ही तैयार कर रहे हैं कि हमारा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार हो सके कि हमारी सोसाइटी में हर एज के लोगों के लिए जो है वो जगह हो और उनकी रिस्पेक्ट हो। ठीक है, फिर एक्टिव हेल्थ एंड हेल्दी एजिंग के कंसेप्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं इस पॉलिसी के द्वारा। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष में जो हमारा मिशन है, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के साथ हम अपनी जो ये एल्डरली पॉपुलेशन की जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करना चाहते हैं, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है हमारी एल्डरली पॉपुलेशन को मिल सकें। पैकेज ऑफ सर्विसेज क्या क्या इसमें हम अवेलेबल करा रहे हैं, टर्शरी केयर सर्विसेज जो कि जैसे ओपीडी और इंडोर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि जो है खास करके जो मेडिसिन चाहिए होती है एजिंग पॉपुलेशन को उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकें। ठीक है, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी केयर सर्विसेज भी दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जेरियाट्रिक क्लिनिक्स। जेरियाट्रिक क्या होता है, जो हमारी 60+ पॉपुलेशन, जो हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है खासकर उनके लिए जो स्पेशल क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, बेसिकली हमने उनको सेकेंडरी और जो प्राइमरी केयर सर्विसेज है उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये सारा हमारी इस पॉलिसी के अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल। तो ये एक बिल लेके आए हैं लोकसभा में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिससे जो हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं उनकी पावर्स को थोड़ा एनहांस किया गया। ठीक है, तो आपको पता ही है बैकग्राउंड तो, ठीक है, कि आर्टिकल 239 ए के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में पास करके। ठीक है, अब उसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी दिल्ली में और उनके पास हर तरह की पावर होगी एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के ऊपर वो कोई लॉ नहीं बना सकते। ये हमने सेंटर के डोमेन में रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर के डोमेन में किसके थ्रू? एलजी के थ्रू। ठीक है, अब ये जो बिल है ये क्या चाहता है, जो हम नवा बिल लेके आए हैं, अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास्ड बाय द असेंबली। अब असेंबली में जो भी बिल पास होगा उसमें जो गवर्नमेंट अगर टर्म यूज़ हो रही है तो गवर्नमेंट का मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नहीं होगा, उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके उनके नाम पर सारा बिजनेस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में व्हेन द टर्म गवर्नमेंट विल बी यूज। ठीक है, फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात की जा रही है कि जो असेंबली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे चलेगी असेंबली, उसके लिए जो भी रूल्स बनाए जाएंगे असेंबली में वो कंसिस्टेंट होने चाहिए जो लोकसभा के रूल्स हैं। ठीक है, तो मतलब असेंबली जो है अपने रूल्स नहीं बना सकती, उसको जो लोकसभा में रूल्स चल रहे हैं उसी के बेसिस पे ही अपने रूल्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंक्वायरी बाय असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ठीक है, बिल जो है ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है या फिर या फिर जो उसकी कमेटीज़ हैं वो किस किस कंटेक्स्ट में जो है वो इंटरफेयर या इंक्वायरी नहीं कर सकती। कौन कौन से बिल्स में? जैसे कि कंसीडर द मैटर्स ऑफ जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है एनसीटी दिल्ली के, उसके बारे में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती या कोई जो है इंक्वायरी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो लिए गए हैं उसके बारे में भी असेंबली के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको क्वेश्चन कर सके या उसको इंक्वायर कर सके। ठीक है, अगर कोई ऐसे रूल्स पहले बना चुकी है ऐसी असेंबली जो दिल्ली की, तो वो जो रूल्स हैं वो अब वॉइड हो जाएंगे, वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। फिर असेंट टू बिल्स, अब कुछ बिल्स जो हैं वो सर्टेन बिल्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कहा है कि वो उनको रिजर्व करने पड़ेंगे फॉर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? जैसे कि कोई अगर दिल्ली हाई कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बिल, ठीक है, तो वो एलजी को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट कहता है कि कोई एक स्पेसिफिक बिल है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, तो प्रेसिडेंट अगर कहता है एलजी को कि आपको हमें रेफ़र करना है बिल, तो एलजी को जो वो बिल है जो वो रेफ़र करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर सैलरीज और अलाउंसेस जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर्स ऑफ असेंबली या मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो भी बिल है जो उनकी सैलरीज या अलाउंसेस से डील करता है उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दिल्ली एनसीटी में दिल्ली में कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए भी जो बिल आएगा अगर कभी, तो उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई भी मैटर जो कि आउटसाइड द परव्यू है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अगर कोई बिल गवर्नमेंट लेके आती है दिल्ली गवर्नमेंट, तो उसको भी एलजी को जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट के रिव्यू के लिए उसको रिजर्व करना पड़ेगा बिल को। एलजीज ओपिनियन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट, चाहे जो उस पर एडवाइस जो है whether taken on the advice of ministers or otherwise must be taken by the in the name of LG। ठीक है, कोई भी हम एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर गवर्नमेंट ले रही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, तो वो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्शन लिया हो, लेकिन उसका नाम जो है वो एलजी के नाम पर वो गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है वो सीएम के नाम पर नहीं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर नहीं, या फिर गवर्नर के नाम पे नहीं, मतलब अब इस कंटेक्स्ट में तो क्योंकि क्या है एलजी, तो एलजी के नाम पर ये गवर्नमेंट पूरी चलेगी, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी जो हैं वो एलजी के नाम पर ही लिए जाएंगे। ठीक है, अब एक इसमें कन्फ्लिक्ट क्या आता है कि जैसे जो हमारी जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट है वो इस बिल को अपोज कर रही है बिकॉज उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी कुछ। ठीक है, क्योंकि सारे जो है गवर्नेंस जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर्स जो है वो एलजी के नाम पर चल रही हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो 2018 की जो वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट ये बिल लाया जा रहा है। तो देखते हैं वो वर्डिक्ट क्या था। ठीक है, तो उसमें वर्डिक्ट में 2018 में कहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उनके कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है ऑन ऑल इश्यूज एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक एंड लैंड। ठीक है, तो ये पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो कि हमारे असली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेंशन है कि ये तीन जो चीज़ें हैं ये एलजी के लिए रिजर्व हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एलजी के कंकरेंस मतलब उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है
ऑन ऑल अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है एलजी को, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं उनको एलजी को जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेकिन एलजी जो है वो एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन उस एड एंड एडवाइस को जो है वो बाइंडिंग हो गया एलजी के ऊपर, ठीक है। ऑफ कोर्स इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो दिल्ली के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने आप को गवर्नर मत समझें, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ऑफ कोर्स उनका जो डेजिग्नेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो वो गवर्नर नहीं है प्रॉपरली, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हैं और वो एक तरह से स्टेट के गवर्नर नहीं है, ठीक है। तो ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको एक तरह से एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो पावर लाइंस के साथ वो कई बार ये बर्ड जो है वो उड़ता हुआ इसके साथ कोलाइड हो जाता है और वो एक तरह से डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इस एक मुद्दे को उन्होंने यहाँ पर जो है उठाया है और इस मुद्दे के ऊपर एक तरह से ये इशू जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया है कि अब इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है कि क्या हम अंडरग्राउंड पावर्स बना सकते हैं, अंडरग्राउंड पावर केबल्स लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ये बर्ड है अगर फ्लाई हो रहा है तो ये कोलैप्स नहीं होगा, ये उसके साथ टकराएगा नहीं, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं कि लो वोल्टेज जो लाइंस है वो तो हम अंडरग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन हम हाई वोल्टेज जो लाइंस जा रही हैं उसको हम अंडरग्राउंड नहीं बना सकते, ठीक है। फिर कोर्ट ने कहा है कि जो फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की बात हुई थी, फायर फ्लाइट जो एक तरह से हमने पढ़ा भी था दिसंबर के लास्ट वीक में इसको, कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके फायर फ्लाइट वो फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की बात कर रही है, जिससे को बर्ड जो देख के पीछे हट जाएंगे, उनको दिखेगा कि सामने कुछ चमक रहा है और वो उसको देख के एक तरह से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि कोई ये चीज़ चमक रही है और वो असल में क्या होगी, पावर लाइन्स होंगी, तो उससे वो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, कोर्ट ने माना कि यस दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इसकी रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब उसको डाइवर्टर्स को मेंटेन करने के लिए हमेशा परमानेंट एक रिकरिंग कॉस्ट लगती रहेगी, तो उससे बेटर एक बारी का खर्चा लगा के क्या हम अंडरग्राउंड लाइन्स बना सकते हैं या नहीं, ये कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये केस चल रहा है। तो अब देखते हैं जो हमने दिसंबर में भी पढ़ा था फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर प्लान क्या था। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक ओवरहेड जो पावर लाइंस है उसके ऊपर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाने की बात करी, ठीक है। अब वो क्यों की, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ने माना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उन्होंने जो सबमिट किया एक रिपोर्ट, उसमें उन्होंने माना कि यस जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी 15% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस जो है पावर जो लाइंस होती हैं उसके साथ टकरा के जो है उससे मर जाती है, तो उनको थ्रेट है इससे, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान क्या था कि रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाएंगे एक तरह से जो है पावर लाइंस के ऊपर, जो कि उनको बर्ड को दिखेंगे और वो 50 मीटर से ही एक तरह से बर्ड्स उनको देख सकेंगे और वो अपने जो पाथ को जो है चेंज कर लेंगे ताकि पावर लाइंस के साथ वो टकराएं ना और वो ना मरे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता है कितना फेमस हमारे लिए एक तरह से एनिमल है, एक तरह से ये बर्ड है। तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है रादर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज़, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ही यही चीज़ है आपके लिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो इसको हमको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि पावर लाइंस का जो हमारे को थ्रेट दिख रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये केस अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या हम जो है ये डाइवर्टर के ऊपर ही जाते हैं या फिर हम अंडरग्राउंड जो हमारी पावर लाइंस है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है वील सी इन द मैटर ऑफ फ्यू डेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिप्री रिपोर्ट। तो ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, हमने इसको कई बार देखा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको हम कहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो आर्म्स इम्पोर्ट है वो 33% डिक्लाइन हुआ है 2011-15 से 15 के बाद से, और 2016-20 जो ये 2 पीरियड हैं इसमें जो है इंडिया का आर्म्स इम्पोर्ट ये 33% डिक्लाइन आया है। फिर भी इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है आफ्टर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया द फर्स्ट इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, उसके बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, ठीक है।
अब फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं इस रिपोर्ट की? वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में लेंथी और जो है कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसकी वजह से जो है ये हम आर्म्स इंपोर्ट जो है इंडिया का वो कम हुआ है, ऑलमोस्ट 33% कम हो गया है। और इंडिया जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है कि वो जो रशियन आर्म्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंस है उसको वो कम करने के लिए भी जो है इम्पोर्ट कम कर रहा है, ठीक है। स्टिल रशिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है इन बोथ ईयर्स, ठीक है। ये दोनों दोनों पीरियड में इंडिया जो का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है वो रशिया ही है, ठीक है। चाहे जो है हमारी जो एक तरह से इंपोर्ट जो है जो डिलीवरीज हैं बेसिकली जो रशिया ने आर्म्स की हमको डिलीवरी दी है उसमें 53% जो है उसका ड्रॉप आया है, मतलब 53% कम डिलीवरी दी उन्होंने हमें हमारे डिफेंस की जो परचेजेस की। और जो इंपोर्ट हमने उनसे किया है वो 70% पहले होता था, तो वो अब वो 49% हो चुका है। हमने अपना इंपोर्ट भी उनसे कम कर दिया है, ठीक है। यूएस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बना है इंडिया का 2011 से 15 वाले पीरियड में। और लेकिन जो 2016 से 20 का पीरियड था उसमें हमने 46% लोअर इंपोर्ट किया है यूएस से। जो है इसकी वजह से जो है यूएस जो है अब वो 2016 से 20 का जो पीरियड है उसमें वो फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर बन गया डिफेंस जो है इक्विपमेंट का हमारे को इंडिया को, ठीक है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे एक तरह से न्यू चीज़ है हमारे लिए वो क्या है कि फ्रांस और इजराइल जो है वो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बने इंडिया के 2016 से लेकर 20 के पीरियड में, ठीक है। तो फ्रांस ने तो ऑलमोस्ट 709% इंक्रीज़ किया है इंडिया को आर्म सप्लाई में, ठीक है। और इसराइल का इंक्रीज इज़ 82%, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ कोर्स हमने फ्रांस से तो जो है हमने अपने रफ़ेल जेट जो है वो प्रोक्योर किए हैं, और ऑफ कोर्स उसके साथ हमको अपना वेपनरी भी आ रही है, मिसाइल्स जो उसके साथ आ रहे हैं, वो सब कुछ मिला के जो है उसकी वजह से हमारा फ्रांस के साथ एक तरह से डील जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आर्म्स इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसराइल के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यूएस और रशिया से जो हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम आर्म्स जो है वो इसराइल से प्रोक्योर करने लगे, और इसराइली टेक्नोलॉजी आपको पता ही है बहुत सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो हमारा जो उनसे इंपोर्ट है वो भी 82% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब आने वाले 5 साल में वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है आर्म्स इंपोर्ट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे प्लान कर रहा है, बिकॉज इट इज़ परसीविंग थ्रेट्स फ्रॉम बोथ रशिया आई एम सॉरी पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसलिए इंडिया जो आने वाले 5 साल में बहुत सारे जैसे कि क्या क्या बताया उन्होंने, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, शिप्स एंड सबमरीन्स जो हैं ये सब अगले 5 साल में आने वाले टाइम में बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया प्रोक्योर करने वाला है। सो दीज आर्म इम्पोर्ट्स आर गोइंग टू राइज अगेन, ठीक है। अब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर इज़ चाइना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 61% ऑफ इम्पोर्ट्स जो हैं वो 2011 से 15 में वो चाइना के होते थे, और अब वो 2016 से 20 में जो है वो उसका शेयर अब 74% हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इट्स वेरी मतलब ऑलमोस्ट जो 3/4 सप्लाई जो डिफेंस का सामान आता है चाइना पाकिस्तान में वो अब चाइना से आता है। सिपरी के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो 1966 में इसको बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। ये डेटा कलेक्ट करता है, डेटा ओपिनियन बना के देता है, रिसर्च करके देता है कि कैसे जो है वो जो है हम डिफेंस का जो हमारी जो स्ट्रेटेजिकली जो हमारी जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे ये डेटा सारा जो है स्वीडिश पार्लियामेंट को एक तरह से सबमिट करता है, ठीक है। और इसकी जो फंडिंग है बहुत सारी वो स्वीडिश गवर्नमेंट से आती है। तो इसकी एक एनुअल रिपोर्ट है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये बहुत फेमस है ये रिपोर्ट, आपको यूपीएससी में भी बहुत फेमस है, ये आपको कई बार पूछ भी चुके हैं इसके बारे में। तो ये ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो रिपोर्ट ये एनुअली निकालता है, ये बेसिकली ये इसकी क्वार्टरली, एनुअली, जो सेमी एनुअली ऐसी रिपोर्ट्स थी ये वाली, और ये बीच में कई ऐसी रिपोर्ट्स निकालता है, बट जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो यही है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोटा। नोटा आपको पता है ना, जो इलेक्शन में हम नन ऑफ द अबव होता है कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम नोटा को वोट दे देते हैं। तो इसी के ऊपर एक तरह से पटिशन डाली गई है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा के वोट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर इलेक्शन दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए, ठीक है। ये एक पटिशन डाली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है बेसिकली ये पटिशन कह रही है कि अगर ज़्यादा वोट्स नोटा को डल गए तो इसका मतलब लोगों ने सबको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमको फ्रेश पोल्स कराने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लोग किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर ऐसे बार बार लोग नोटा करते रहे तो क्या हम बार बार उस सीट पर इलेक्शन कराते रहेंगे? क्या वो सीट फिर वेकेंट नहीं रह जाएगी? उससे हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो उसको भी उस पर भी फंक्शनिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, ठीक है।
एक तरह से ये क्या कह रही है, ये पिटीशन कह रही है कि लोगों को कि राइट टू रिजेक्ट दो उनको, ठीक है, कि मतलब अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिला है तो लोगों के पास ये राइट है कि रिजेक्ट कर सकें वो सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये राइट टू रिजेक्ट जो है वो जो है ये पिटीशन मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो इसी के ऊपर सेंटर से और इलेक्शन कमीशन से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो ये पेटिशनर जो है वो कह रहे हैं कि अगर बार बार लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो इसका मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वर्दी कैंडिडेट्स को जो है वो टिकट्स देनी चाहिए, ठीक है। तो लोग ये डिमांड कर रहे हैं बेसिकली। तो इससे क्या होगा कि अगर वो गलत लोगों कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं तो बार बार अगर लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, नोटा दबा रहे हैं बार बार, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि अच्छे कैंडिडेट्स को लेके आएँ, ठीक है। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये होगा कि हमको अच्छे कैंडिडेट्स फ़ील करने पड़ेंगे, नहीं तो हमको हमारे तो बार-बार कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पिटीशन यही कह रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब आता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो हम देखते हैं नोटा है क्या। नोटा एक तो 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक जजमेंट में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स चाहे 99% लोगों ने नोटा को वोट दिया हो, लेकिन 1% लोगों ने भी अगर किसी कैंडिडेट को वोट दिया है या मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट को जो है वोट मिल गया है, और तो है जो 99% की विल जो नन ऑफ द अबव जो है वो इनइफेक्टिव होगा। मतलब बेसिकली 99 लोगों ने, अगर 100 लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से अगर 99 लोग भी जो है वो कहते हैं कि नोटा मतलब वो किसी को भी पसंद नहीं करते, अगर एक ने भी वोट किसी भी एक पर्सन को दे दिया तो वो पर्सन इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट टू रिजेक्ट क्योंकि हमारे पास अभी नहीं है, तो ये पटिशन जो है वो राइट टू रिजेक्ट ही मांग रही है कि अगर मेजॉरिटी लोग नोटा कह रहे हैं तो आपको उधर दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, बिकॉज कोई भी वहाँ पर वर्दी कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ क्या है, नोटा क्या है, मतलब 2013 में जब सबसे पहली बार ये असेंबली इलेक्शंस में आया, जब 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन थे, तो 1.85% जो टोटल वोट्स थी वो ही सिर्फ नोटा को मिली थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता आ रहा है, ठीक है। देखो कि 2013 में जो के बाद जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बाद 261 असेंबली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और 24 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जिसमें हमने देखा कि नोटा का जो है वो बहुत ज़्यादा वोट्स जो है वो पोल की गई, ठीक है। अब अलग अलग हमारी जो, जैसे हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में देख लेते हैं कि कैसे नोटा का जो है परफॉर्मेंस रही है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि हमारे जो SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए जो रिजर्व होती हैं, वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है नोटा जो है वो वोट बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सरसाइज की गई है वोट। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल क्लास की, जो जनरल का जो है कम्युनिटी के लोग हैं, वो डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो एक तरह से सोशल प्रेजुडिस जो है हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो SC STs के लिए हमने दिया है उसके खिलाफ एक तरह से सोशल प्रेजुडिस जो है वो दिखाता है कि जनरल कैटेगरी के जो पीपल हैं दे आर नॉट विलिंग टू वोट फॉर एनी रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट एंड दे आर प्रेफरिंग नोटा ओवर दोज कैंडिडेट्स, ठीक है। फिर लेफ्ट विंग एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है नोटा के जो परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। तो बहुत हाई लेवल पर नोटा को लोग प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो तो स्टेट के ही खिलाफ एक तरह से अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें तुम्हारी जो सरकार चाहिए ही नहीं, हमें तुम्हारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। फिर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पर जो नेशनल पार्टीज़ जो जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो दोनों डायरेक्ट कंटेस्ट कर रही हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा नोटा का जो एक तरह से हमने देखा है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग नोटा को चूज़ करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी 2 मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके खिलाफ भी लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से जो है डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जो कि है अरुणोदय, ठीक है। ये एक स्कीम है जो कि असम गवर्नमेंट ने निकाली है। ये लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है इन द हिस्ट्री ऑफ असम। और ये क्या कर रही है कि विमेन जो एक प्राइमरी टारगेट ग्रुप है इसका, जो विमेन जो कि खासकर जो प्राइमरी केयर टेकर्स हैं हाउस होल्ड की, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 830 रुपीज़ मंथली असिस्टेंस ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। जो कि मार्जिनलाइज फैमिलीज से जो विमेन आती हैं जो कि प्राइमरी केयर टेकर हैं उस हाउस होल्ड की, उनको 830 रुपये महीना जो है वो असम गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। 2020 से 21 वाला जो बजट था उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 800 रुपये 830 जितना भी अमाउंट है, क्योंकि डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है, तो उनको एक तरह से चॉइस दे रहे हैं कि वो पुअर और जो नीडी हाउस होल्ड्स हैं वो कैसे अपने पैसे को स्पेंड करना चाहते हैं। लेट देम डिसाइड बाय देमसेल्व्स, ठीक है। अब एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए।
जिसकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 2 लाख पर एनम से कम है और वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम है, वो इसके लिए एलिजिबल है। स्पेशली एबल्ड मेंबर्स और जो डाइवोर्स्ड, विडोड, सेपरेटेड या अनमैरिड वुमेन है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। फिर पुअर फैमिली के लोग या फिर जिनका कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ या फिर वो NFSA में जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। जिनकी फैमिली में कोई विमेन मेंबर ही नहीं है या फिर उनकी फैमिली में कोई MP है, MLA है, कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कोई मेंबर है, अर्बन लोकल बॉडी बॉडी का कोई मेंबर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है असम में एक जो है असम की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज दिस सम फ्रॉम ₹830 टू 3,000 पर मंथ। तो 3,000 उसको वो पर मंथ जो है वो करना चाह रहे हैं स्कीम की जो है अमाउंट को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया था एक पब्लिक रैली में कि ₹830 के अमाउंट को बढ़ा के वो 3,000 पर मंथ करने वाले हैं, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।